हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। प्रीवियस वीडियो में हमने सेंटर ऑफ मास की बात की थी। हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, क्लास 11 का। सेंटर ऑफ मास को हमने समझा था कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। इस पर हमने बात की थी, 2 पार्टिकल के लिए बात की थी। फिर वो प्लेन में पार्टिकल्स थे, n पार्टिकल्स थे, उनके लिए निकाला था। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते कैसे निकाला था, है ना। तो हमने एक ओरिजिन अज्यूम किया था, वहाँ से m1 r1 क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, फिर m प्लस m2 r2 हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल। ठीक है, और इसमें m1 m2 मास ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे हमने, तो उस अब डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स, मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। तो इसमें हमें फिर पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास का। इसकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। ठीक है, फिर सिमेट्रिकल केस देखे थे, रॉड के लिए सेंटर में आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उनका जो है सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। ये भी हमने बात की थी। ठीक है, अब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे और इससे हमें समझ में आएगा सेंटर ऑफ मास का फिजिकल इंपॉर्टेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। Equipped with the definition of the center of mass, we are now in a position to discuss its physical importance for a system of n particles. ठीक है, तो हम बिल्कुल तैयार हैं n पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का फिजिकल इंपॉर्टेंस जानने के लिए। ओके, तो देखो यहाँ से देखो एम आर क्या आ जाएगा, एम आर। अब इसमें एम क्या है, एम क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम है, n पार्टिकल का सिस्टम है। ठीक है, सबके मास का सम, तो सबके मास का सम क्या हो जाएगा, द मास ऑफ द सिस्टम। ओके, मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या है, दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये हमने फाइंड आउट करना सीखा था प्रीवियस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देखना पहले। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो इसको समझने के लिए। ओके, और समेशन ऑफ द ऑल द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय इस पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इनका सम हो जाएगा। ओके, तो उस इक्वेशन से m को बेसिकली हमने m नीचे आ रहा था जो, उसको यहाँ भेज दिया है। ओके, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मास तो कांस्टेंट है, बॉडी का मास जो है, सिस्टम का मास तो कांस्टेंट है, dr/dt हो जाएगा। यहाँ पर भी सबका इंडिविजुअल जो मासेस है वो कांस्टेंट है, dr1/dt हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब हम करेंगे तो dr/dt है ना, पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, differentiation of position with respect to time give us velocity. So this will give us the velocity. What is this? This is the velocity of the center of mass. Center of mass किस velocity से मूव कर रहा है ये बता रहा है। ओके, इसके अलावा dr1/dt, this is the velocity, v1 is the velocity of the first particle। पहला पार्टिकल किस velocity से मूव कर रहा है, v2 सेकेंड पार्टिकल किस velocity से मूव कर रहा है, एंड सो ऑन। तो ये हमें मिला। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द होल सिस्टम मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, नाउ वी आर v1 इज इक्वल टू dr1, ये तो हमने देख लिया। ओके, नोट दैट द अज्यूम द मासेस m1 m2 एक्सेट्रा डू नॉट चेंज विद टाइम, ना। तो अज्यूम किया ऑब्वियसली कि जो पार्टिकल का मास है वो चेंज नहीं हो रहा है। वी हैव देयरफॉर ट्रीटेड देम एज कांस्टेंट डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट हमने ट्रीट किया, ये आपको समझ में आता है। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, और फिर से डिफरेंशिएट करेगा, मास अगेन कांस्टेंट रहेगा, और जो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन आ जाता है। तो मास ऑफ द होल सिस्टम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन प्लस मास ऑफ द सेकेंड पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। ओके, इस तरह से हमने डिफ्रेंशिएट किया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय F1 इज इक्वल टू m1 टाइम्स a1। पहले पार्टिकल में कितना फोर्स लग रहा है, सेकेंड लॉ से हमें पता है ना, फोर्स फिजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पहले पार्टिकल में कितना फोर्स लग रहा है, ये आ जाएगा दूसरे पार्टिकल में कितना फोर्स लग रहा है, तीसरे पार्टिकल का कितना फोर्स लग रहा है। तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ, एम ए ऑब्टेन हो गया, F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन अप टू फोर्स ऑन nth पार्टिकल। तो सारे फोर्सेस का सम आ गया, हर इंडिविजुअल पार्टिकल में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, दस द टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स टाइम द एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल दिस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। टोटल मास ऑफ द सिस्टम को जब हमने
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई किया तो हमें वो किसके बराबर आ रहा है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, टोटल कितना फोर्स एक्ट है इंडिविजुअल पार्टिकल उनके सम के इक्वल। ओके, नाउ note when we talk of the force F1 on the first particle, it is not a single force but the vector sum of all the forces on the first particle, likewise for the second particle etc. जब हम F1 की बात कर रहे हैं ना तो F1 क्या है, फोर्स है, ठीक है, कोई एक सिंगल फोर्स नहीं है, ये वेक्टर सम है, जितने भी फोर्सेस इस पर लग रहे हैं, इस पर कौन से फोर्स लग रहे होंगे, दूसरा पार्टिकल इस पर फोर्स लगा रहा है, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, और बाहर से भी फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, उन सब का ही वेक्टर सम है F1। सिमिलरली F2 क्या है, सेकेंड पार्टिकल पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का वेक्टर सम है, ठीक है। इसके बाद among these forces on each particle there will be external forces exerted by bodies outside the system and also internal forces by the particle on one another, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया जैसे भी आपको, जो फोर्सेस है इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं, ये क्या है, वेक्टर सम है, जो बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं और जो अंदर से फोर्स लगा, अंदर से मतलब जो दूसरे पार्टिकल इस पर फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। वी नो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ that these internal forces occur in equal and opposite pairs and in the sum of forces of equation 7.10 the contribution is 0, ठीक है। अब ये जो फोर्सेस एक दूसरे पे लगा रहे हैं पार्टिकल्स, पहला पार्टिकल सपोज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, जस्ट अ सेकेंड, पहला पार्टिकल देखो दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, दूसरा पार्टिकल भी कितने पहले पे फोर्स लगाएगा और वो इक्वल अपोजिट होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। पहला पार्टिकल दूसरे पे फोर्स लगा रहा है 10, दूसरा पार्टिकल पहले पे लगाएगा 10, ऐसे ही हर एक पार्टिकल दूसरे पे फोर्स लगाएगा और इन सब का है ना, देखो मैं पहले पार्टिकल पे दूसरे पार्टिकल ने फोर्स लगाया, दूसरे पार्टिकल ने पहले पार्टिकल पे फोर्स लगाया, उनका वेक्टर सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही हर एक पार्टिकल दूसरे जो पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ सबको ऐड तो कर रहे हैं, ठीक है, प्लस एक्सटर्नल फोर्स भी है। F1 में क्या इंक्लूड है, इस पर इंक्लूड है कि इस पे दूसरे सारे पार्टिकल ने कितना इंटरनल फोर्स लगाया, ठीक है, और प्लस एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस पे कितना फोर्स लगा एक्सटर्नल, ऐसे F2 भी क्या हो जाएगा, ठीक है, इस पे बचे हुए सारे पार्टिकल ने कितना फोर्स लगाया, ठीक है, और सब जब ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, जो इंटरनल फोर्स, क्योंकि ऑपोजिट है एक दूसरे के, जैसे कि देखो पहले वाले में सपोज मैं बोलता हूँ पहले पार्टिकल पे कितना 10 तो क्या लगा 10 लगा, जो बाहर सब बचे हुए सारे पार्टिकल ने फोर्स लगाया, और 1 क्या है एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। F2 क्या है, F2 क्या हो जाएगा, ऐसे ही वो भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, और वैल्यू उसकी नेगेटिव में आएगी, ठीक है। मतलब ये देखो इन सबका जो सम होगा ना, यहाँ पर ये वैल्यू गलत हो गई, बट इन सबका जो इंटरनल फोर्सेज होंगे एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं इंटरनली वो पेयर्स में होंगे, ठीक है, तो इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, एक्सटर्नल फोर्सेज रह जाएंगे, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेज रह जाएंगे। आई होप ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। यानी कि ये किसके बराबर आ गया, एम में बराबर आ गया एफ एक्सटर्नल के, तो यहाँ पर एम में क्या बराबर आ गया, तो यह लिखा है ना ये होगी लाइन ओनली, देखो जब भी मैंने जो बताया जो अपोजिट फोर्सेज है पेयर्स में अकर होंगे, पहले पे दूसरा फोर्स लगा रहा है तो दूसरे पे पहला भी उतना ही फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और सम ऑफ फोर्सेस क्या रह जाएगा, कंट्रीब्यूशन 0 रह जाएगा इंटरनल फोर्सेस का, सिर्फ कंट्रीब्यूशन किसका होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस का। तो एम ए एफ एक्सटर्नल के बराबर आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना इसको, इसका मीनिंग समझते हैं, ओके। एफ एक्सटर्नल सारे इंडिविजुअल फोर्सेस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उनका सम है, ओके। इक्वेशन 7.11 states that the center of mass of a system of particles moves as if all the mass of the system was concentrated at the center of mass and all the external forces were applied at that point. इक्वेशन ये बता रही है कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम का, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो सेंटर ऑफ मास है वो इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, वो इस तरह से मूव करेगा कि पूरा का पूरा मास सिस्टम का कहाँ कंसंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास पे, और एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। एक बार फिर से इक्वेशन क्या बता रही है, इक्वेशन ये बता रही है कि पूरा का पूरा जो सेंटर ऑफ मास किस तरह से मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा कि पूरा का पूरा जो मास है, पूरा का पूरा जो मास है
सिस्टम का वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास पे, और जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर ऑफ मास पे ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ओके, आई होप कि इम्पोर्टेंस का समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, और बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडी है वो, है ना, फिक्स डेफिनेट साइज शेप है उसका, ठीक है, तो क्या मैं उसको सेंटर ऑफ मास के टर्म में नहीं पढ़ सकता? ठीक है, तो उसको मैं पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लूँगा, क्योंकि वो उसका क्या बोला मैंने अभी जैसे कि पूरा का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट मान सकते हैं, और वो फोर्स ऐसा मान सकते हैं कि वहीं लग रहा है, वो सेंटर ऑफ मास पे वो वैसा मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम पॉइंट मास उसको वहाँ मान लेंगे जो अभी तक हम करते हैं, लेकिन उसका प्रूफ ये रहा। ठीक है, नोटिस टू डिटरमाइन द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, नो नॉलेज ऑफ इंटरनल फोर्सेज ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिक्वायर्ड। क्या सेंटर ऑफ मास के मोशन को स्टडी करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए इंटरनल फोर्सेज की नॉलेज रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेज का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात थी, और मतलब इससे ही हमारा काम आसान हुआ है। ठीक है, फॉर दिस पर्पज़ वी नीड टू नो ओनली द एक्सटर्नल फोर्स। बस हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, इंटरनल फोर्सेज हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं, क्योंकि सारे इंटरनल फोर्सेज का जो सम है वो 0 आ रहा है। ओके, टू ऑब्टेन इक्वेशन 7.11 वी डिड नॉट नीड टू स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल का नेचर भी स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, द सिस्टम में बी अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल इन विच there may be all kind of internal motions, or there it may be a rigid body which is either pure translation motion or a combination of translation and rotational motion। किस तरह का भी मोशन हो सकता है, रिजिड बॉडी हो सकती है, उसमें ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन हो, ठीक है, उसमें बहुत तरह के फोर्सेस लग रहे हो, अलग अलग मोशन कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स, हमें कुछ से मतलब ही नहीं, क्योंकि नेट फोर्स तो हर बार 0 ही आने वाला है। ठीक है, वॉट एवर इज द सिस्टम एंड द मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, द सेंटर ऑफ मास मूव अकॉर्डिंग टू 7.11, है ना। तो जो भी नेचर है सिस्टम का, ये जो भी इंडिविजुअल पार्टी जैसे भी मोशन करे, सेंटर ऑफ मास तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मूव करने वाला है, मतलब ऐसे मूव करने वाला है कि पूरा का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है, और जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, उस पॉइंट पे लग रहा है। ओके, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग एक्सटेंडेड बॉडीज एज अ सिंगल पार्टिकल एज वी हैव डन इन अर्लियर चैप्टर्स, वी कैन नॉट ट्रीट दम एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हम अब जैसे हम सिंगल पार्टिकल ट्रीट कर रहे थे, अब हम उन सिस्टम ऑफ पार्टिकल ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, वी कैन ऑब्टेन द ट्रांसलेशन कंपोनेंट ऑफ द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बाय टेकिंग द मास ऑफ द होल सिस्टम टू बी कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ द मास एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज इन द सिस्टम, है ना। और क्या करेंगे हम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही मानेंगे, पूरा मास बॉडी, पूरे सिस्टम का मास तो हमें पता चल जाएगा, निकाल लेंगे मास। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम क्या मानेंगे, एक्सटर्नल फोर्स उससे उस सेंटर ऑफ मास पे मूव कर रहा है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान लेंगे, और एक्सटर्नल फोर्स उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ऐसा मान लेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल स्टडी कर पाएंगे। दिस इज द प्रोसीजर दैट वी फॉलोड अर्लियर इन एनालाइजिंग फोर्सेज ऑन बॉडीज एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम विदाउट एक्सप्लिसिटली आउटलाइनिंग एंड जस्टिफाइंग द प्रोसीजर। तो हमने पहले भी किया था, लेकिन वहाँ इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया था, मतलब इसको, हाँ, उस प्रोसीजर को जस्टिफाई नहीं किया था। वी नाउ रियलाइज दैट इन अर्लियर स्टडीज वी अज्यूम विदाउट सेइंग सो दैट रोटेशनल मोशन एंड और इंटरनल मोशन ऑफ द पार्टिकल वर आइदर एब्सेंट और नेग्लिजिबल। तो हमने ये नहीं बताया था कि रोटेशनल मोशन या इंटरनल मोशन में जो पार्टिकल्स है वो क्या है, इंटरनल मोशन उनका एब्सेंट है या नेग्लिजिबल है। ठीक है, बस हमने वहाँ अज्यूम कर लिया था कुछ बताए बिना, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि जो इंटरनल फोर्सेज है उन सबका सम 0 आ रहा है, इसलिए हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, वी नो लॉन्गर नीड टू डू दिस, वी हैव नॉट ओनली फाउंड द जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर वी फॉलोड अर्लियर, बट वी ऑल्सो फाउंड हाउ टू डिस्क्राइब एंड सेपरेट ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच में बी रोटेटिंग एज वेल एज सिस्टम विद ऑल काइंड ऑफ मोशन। तो अब हम उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं, और ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, और रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन मोशन का रोटेशन मोशन कर रही है, उसको भी हम आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पर फिगर 7.12 इज़ अ गुड इलस्ट्रेशन ऑफ इक्वेशन 7.11। अ प्रोजेक्टाइल इज फॉलोइंग द यूजुअल पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री एक्सपोज इनटू फ्रेगमेंट्स मिडवे इन एयर। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक
एक जो प्रोजेक्टाइल था ये मूव कर रहा था और बीच में क्या हुआ, ये एक्सप्लोजन हो गया इसमें, ठीक है। द फोर्सेज लीडिंग टू द एक्सप्लोजन आर इंटरनल फोर्सेज, और जो फोर्सेज जिनकी वजह से एक्सप्लोजन हो इंटरनल फोर्सेज, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं लगा। दे कॉन्ट्रीब्यूट नथिंग टू द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के मोशन में क्या वो कंट्रीब्यूट करता है? सेंटर ऑफ मास के मोशन में कौन कंट्रीब्यूट करता है? हम इक्वेशन हमने देखा था, कौन करता है? एक्सटर्नल फोर्स ही कंट्रीब्यूट करता है सेंटर ऑफ मास के मोशन में। तो इंटरनल फोर्सेस ने तो कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करता रहेगा? जैसे चल रहा था वैसे ही मूव करता रहेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो जो पार्टिकल है इस तरह से मूव करेंगे कि सेंटर ऑफ मास उसी पाथ के अलॉन्ग मूव करता जाए जैसे पहले कर रहा था। ओके, द टोटल एक्सटर्नल फोर्स नेमली द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी पहले लग रहा था अभी भी उतना लगा रहेगा। द सेंटर ऑफ मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंटर एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यू देयरफॉर अलोंग द सेम पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी एज इट वुड हैव फॉलोड इफ देयर वर नो एक्सप्लोजन। तो वो वैसे ही मूव करता रहेगा, सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव करता है। एक्सप्लोजन में फ्रेगमेंट उसके टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से, लेकिन सेंटर ऑफ मास उन सारे फ्रेगमेंट का भी सेंटर ऑफ मास इस तरह से मूव करता जाएगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे।